मध्य अगस्त 2013 रूस ने यूक्रेन से सभी तरह के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। जानकारों का कहना था कि ऐसा रूस ने यूक्रेन को उस यूरोपियन यूनियन यूक्रेन एसोसिएशन एग्रीमेंट को अपनाने से रोकने के लिए किया था, जिसका उद्देश्य विधायिका वित्तीय नीतियों में आपसी भागीदारी के साथ साथ विभिन्न मामलों जिसमें कर्मियों के लिए समान अधिकार, भविष्य में वीजा मुक्त यात्राएं, न्याय क्षेत्र में जानकारी को साझा करना व यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की सदस्यता शामिल थी। हुआ भी बिल्कुल वैसा जैसा रूस ने चाहा। 28 नवंबर 2013 को यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने यू समिट में समझौते पर हस्ताक्षर से इनकार कर दिया। सरकार का कहना था कि उसे विकास कार्यों के लिए $27 बिलियन की जरूरत थी, जबकि ईयू ने नीतियों में मूलभूत परिवर्तन की शर्त को पूरा होने पर ही $838 मिलियन का कर्ज देने की बात कही, जो $1 बिलियन भी ना था। वहीं दूसरी ओर रूस ने $15 बिलियन के कर्ज के साथ साथ सस्ती गैस उपलब्ध कराने की पेशकश की। इसके अलावा रूस की कोई नीतिगत बदलाव की शर्त भी ना थी। हालांकि समझौता टूटने से पश्चिमी यूरोप व राजधानी कीव में रहने वाले नागरिक, खासकर यूथ, काफी आहत हुए। ये वो लोग थे जिनकी यूरोपीय देशों से काफी नजदीकियां थीं, जिन्होंने वहां शिक्षा हासिल की थी व वीजा नियमों में बदलाव से रियायतें मिलने की आस लगाए थे। हालांकि दूसरी तरफ पूर्वी यूक्रेन में रहने वाली करीब आधी आबादी रूस से करीबी संबंधों के समर्थन में थी। इसके अलावा लोग देश में फैले भ्रष्टाचार से काफी नाराज थे। खुद राष्ट्रपति व उनके करीबियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। इक्कीस नवंबर 2013 सरकार के निर्णय से नाराज कुछ लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इंडिपेंडेंस स्क्वायर में प्रदर्शन की शुरुआत की व यहीं से एक ट्विटर हैशटैग के जरिए इसे यूरोमैडन नाम मिला। 29 नवंबर को प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगे सरकार के सामने रखी, जिसमें यूरोपियन यूनियन से वार्ता के लिए एक कमेटी का गठन, राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र देने व प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध दर्ज किए गए सभी मामले वापस लेने की मांगे शामिल थीं। पर सरकार ने दूसरे ही दिन प्रदर्शन को कुचल दिया, जिससे ये और उग्र हो गया। 1 दिसंबर को प्रदर्शनकारियों ने इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर फिर से कब्जा कर लिया। जगह जगह पुलिस व प्रदर्शनकारियों की झड़पें हुई। लोग ठगों के साथ वापस जाओ का नारा लगा रहे थे व यूक्रेन का राष्ट्रगान गा रहे थे। 11 दिसंबर 2013 को सरकार ने एक बार फिर स्पेशल पुलिस यूनिट भेजकर प्रदर्शन को कुचलने की कोशिश की, पर नाकाम रही। सरकार द्वारा प्रदर्शन को खत्म करने की गई कोशिशों ने प्रदर्शन को पूरे देश में फैला दिया था। मध्य दिसंबर से पूरे देश से प्रदर्शन व झड़पों की खबरें आने लगी थीं। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे थे व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसे प्रमुखता से कवर कर रहा था। इसी बीच सरकार ने प्रदर्शन विरोधी बिल संसद में पारित कर लिया, जिससे प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो गया। 18 फरवरी 2014 वह दिन जब प्रदर्शन क्रांति में बदल गया वह रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी कहलाया। करीब 20,000 लोगों की भीड़ 2004 से पहले की संवैधानिक व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर संसद के घेराव के लिए आगे बढ़ी, पर सुरक्षा कर्मियों ने उनका रास्ता रोक लिया, जिससे अचानक से हिंसा भड़कने से पुलिस ने रबर बुलेट व आंसू गैस का इस्तेमाल किया व बाद में गोलियां भी चलाईं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भी पेट्रोल बम से सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। कई प्रशासनिक भवनों में आग लगा दी गई। जमकर तोड़फोड़ व लूटपाट हुई। 2 दिन तक चले संघर्ष में 80 से ज्यादा जानें गईं, जिसमें कई सुरक्षा कर्मी भी शामिल थे। 150 से ज्यादा लोग लापता थे व हजारों की संख्या में घायल थे। जब घटना की दुनिया भर में निंदा हुई तो 21 फरवरी को राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने विपक्षी दलों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते में संसद की ताकत को बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन व दिसंबर माह तक चुनाव कराने के मुद्दे पर सहमति बनी।
हालांकि समझौते के बाद भी संघर्ष न रुका। प्रदर्शनकारियों ने संसद से लेकर राष्ट्रपति भवन तक अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे उसी दिन 21 फरवरी को राष्ट्रपति के महाभियोग का बिल यूक्रेन की संसद वर्खोवना राडा में पेश किया गया, जो 328 पर 0 मतों से पारित हुआ। इसकी जानकारी होते ही विक्टर यानुकोविच ने रूस में शरण ले ली। पार्लियामेंट स्पीकर ओलेक्जेंडर टर्साइनोव को कार्यकारी राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। वह आगामी मई माह में चुनाव निश्चित किए गए। हालांकि इस समय तक क्रीमिया में रूस समर्थित प्रदर्शन तेज हो गया था, जिसके कुछ ही दिनों बाद रूस ने सेना भेजकर क्रीमिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया।